matter change in state? First of all, we are having three states of matter: solid, liquid, and gas. Already we have studied about these three states in detail, and what we inferred is that matter exists in different states because there is a difference in arrangement of particles inside the matter. उस मैटर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफर करता है, इसलिए स्टेट भी डिफर करने लगती है. ये पॉइंट क्लियर है? कैसे डिफर करता है भाई? सॉलिड होते हैं तो पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, लिक्विड है तो पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, और गैस है तो पार्टिकल्स भाई बहुत ही दूर होते हैं. यही तो फर्क है. इसी की वजह से हमारी स्टेट चेंज हो जाती है. तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो भाई पार्टिकल्स को दूर कर दो. यही तो फर्क है. हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर हम दूर करते हैं एक दूसरे से तो वो लिक्विड में बदल जाएगा कि नहीं, और लिक्विड के पार्टिकल्स को भी और दूर कर दे तो भाई वो गैसियस स्टेट में बढ़ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. और उल्टा भी कर सकते हैं, गैसियस स्टेट है, इसके पार्टिकल्स को पास ले गए तो वो लिक्विड हो जाएंगे, और लिक्विड के पार्टिकल्स को और पास ले गए तो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है. भाई ये कॉन्सेप्ट इसका अंदर इसके स्ट्रक्चर में अंदर एंटर करके हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है. ये डिफरेंस आ रहा है. अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, या प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि ये इस तरह से इन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जा सकता है. हमें ये तरीका पता लग जाए कि हम पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो हम स्टेट को इजीली बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे. अब आज वी डिस्कस बिफोर आल्सो, ट्राई टू रिकॉल. हमेशा मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पर विजुअलाइज करो, इमेजिनेशन यूज करो. हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे. अभी हम करते हैं कि हम इसके पार्टिकल्स को दूर ले जाना चाहते हैं. जब हम पार्टिकल्स को दूर ले जाते हैं, पार्टिकल्स को दूर ले जाने का मतलब है हम सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई? सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम पार्टिकल्स को दूर ले जा रहे हैं. और जब पार्टिकल्स को दूर ले जाते हैं, आपको मालूम है पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, कम होती है. डिस्टेंस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है. एवरीवन नोज दैट, कम होती है. तो जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो अभी पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. यानी कि अभी तो बहुत ज्यादा है ना, अभी तो बहुत ज्यादा है ना, दोस्ती बड़ी गहरी है ना इनके बीच में पार्टिकल्स के. तो उस दोस्ती को कमजोर करने के लिए, वीक करने के लिए आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बिना ताकत लगाए नहीं होगा. सिंपल सी लॉजिक रीजनिंग है. यानी कि आपको ताकत का मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी का सोर्स हमारी केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हीट. एनर्जी का सोर्स है हीट. मतलब सिंपल सी बात है, हम इसको हीट करेंगे. हीट के लिए ये साइन होता है ट्राइंगल का छोटा सा. हम इसको हीट करेंगे. हीट करने से क्या होगा? हम पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, और राइजिंग टेम्परेचर गिव्स राइज टू काइनेटिक एनर्जी. ये पहले भी बताया था. सो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. एंड नाउ लिसन केयरफुली, हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मोशन, फॉर स्पीड. सो ऑब्वियसली मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. और अगर मोशन इंक्रीज होगा तो भाई क्या होगा? पार्टिकल्स ज्यादा बॉइलेंट हो जाएंगे, ज्यादा दूर दूर जाने लगेंगे, ज्यादा मूव करने लगेंगे. सो व्हाट विल हैपन? Particles will be drawn apart. Particles will be drawn apart मतलब दूर हो जाएंगे. मतलब हमें एक तरीका पता चल गया इन पार्टिकल्स को दूर ले जाने का. एक दूसरे से पता चल गया ना, इन पार्टिकल्स को दूर ले जाने का, एक दूसरे से दूर ले जाने का पता लग गया हमको. तो इस तरह से हम टेम्परेचर को बढ़ा के सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका मतलब
गैस को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड में करना है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। तो हमारा पहला फैक्टर है टेम्परेचर, हमारा पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है? दैट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट। Yes, so we have already seen that temperature can help us. Increase or decrease in temperature can help us in changing the state from solid to liquid or liquid to gas and vice versa. Because temperature means heat. Heat is responsible for drawing the particles apart or bringing them together. उसी की वजह से होता है. But temperature alone may not be sufficient to bring about a change in state. Temperature alone may not be sufficient to bring about a change in state. इसके लिए एग्जाम्पल लिया था ना, केक में हमने मैदा लिया, चीनी ली, मिल्क लिया, पर मैदा, चीनी और मिल्क से खाली हमारा केक नहीं बनने वाला है. We need something else also. We need to put baking powder, we need to put oil in it. इसी तरह से खाली टेम्परेचर को चेंज करके जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हमारी चेंज इन स्टेट हो. हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी और एडिशनल फैक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, कुछ और भी हमें करना पड़ सकता है जो कि हमारे पार्टिकल्स को पास लाना और दूर ले जाने में मदद करे. और ऐसा एक फैक्टर है कि अगर हम पार्टिकल्स पे फोर्स लगाते हैं, ताकत अप्लाई करते हैं, ताकत फोर्स के फॉर्म में होती है, तो हम उन पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं. और अगर हम उस ताकत को, मतलब वो जो फोर्स हमने अप्लाई करी है उसको कम कर दें, तो पार्टिकल्स अपने आप दूर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उन पार्टिकल्स की फोर्स बढ़ चुकी होगी. पार्टिकल्स के पास ताकत कहाँ से आई? पता तो आपको, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं. जो चीज मूव कर रही है उसके पास तो ताकत है, एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. जो भी चीज मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो वो फोर्स और प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और हम उससे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पास ला रहे हैं. पर जब हम बाहर से प्रेशर या फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उनकी जो इंटरनल प्रेशर या फोर्स है वो बाहर से ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो दूर चले जाएंगे एक दूसरे से. यानी कि दूसरा फैक्टर जो इन पार्टिकल्स को पास लाने में या वापस दूर ले जाने में हेल्प करता है, दैट इज प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है. What are the two factors which are responsible for change in state, or mention two factors by the help of which we can change the state of the substance? These are temperature and pressure. Temperature and pressure are the two factors which are responsible for change in state. Now see, already we have seen that for changing one state of matter to the other state of matter, two factors are needed. क्या क्या है वो? Temperature and pressure. These two factors are needed. Let us see when ice, which is a simple product, simple solid which we have in our kitchens, in the refrigerator, फ्रिज में होता है ये हमारे, इसलिए हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं. तो हमने क्या लिया? हमने लिया बीकर में आइस लिया, तो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर के फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर 0 से कम है, तभी तो पानी आइस में बदल गया. सब लोग जानते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सब लोग जानते हो. और यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर आइस में या आइस वाटर में चेंज होगी. तो ऑब्वियसली फ्रीजर कंपार्टमेंट में हमारे आइस या वाटर नहीं है, हम वाटर रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें सिंपली बताता है कि हमारे फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है, उससे कम है. अब हमने क्या करा, इस आइस को लिया और आपकी बुक में जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से इसको रिलेट करने जा रहे हैं, और इसको हमने हीट करना शुरू करा. बट साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक थर्मोमीटर भी इंसर्ट कर रहे हैं. जब हम थर्मोमीटर से रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर लेते हैं तो हमें क्या बात याद रखनी पड़ती है कि थर्मोमीटर जो बीकर होता है ना, हमारा कंटेनर, उसकी वॉल से टच नहीं कर रहा हो.
और ये जो यहाँ पर मान लो आइस है हमारी, जो भी यहाँ पर है चीज उसके अंदर होना चाहिए, बेस से टच नहीं करना चाहिए, मतलब कहीं से भी बीकर को टच ना करे। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको ऊपर ही लटका दो, ऊपर लटका हुआ है ऐसे नहीं, टेम्परेचर इसका लेना है, उसको एयर का थोड़ा लेना है, एयर है ना यहाँ तो उसका नहीं लेना है, इसका लेना है, तो ये इंसर्टेड होना चाहिए। दीज आर द प्रिकॉशंस व्हिच यू हैव टू मेक व्हाइल कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्या करा आपने, धीरे धीरे ये हीट डालनी शुरू करी। सपोज हमने इनिशियली हीट करने से पहले इसका टेम्परेचर देखा, इसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको हीट कर रहे, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, -4 से -3 -2 -1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी यहाँ पर आइस है, अभी भी यहाँ आइस है, और बढ़ाया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, और जैसे ही 0 डिग्री के पास पहुंच गया वो आपने देखा कि कुछ आइस वाटर में चेंज हो गई, some part of the ice changed to water but whole of ice did not convert to water। मतलब इस टेम्परेचर पर हमने क्या नोट करा कि वाटर भी मौजूद है बीकर के अंदर और आइस भी प्रेजेंट है, बोथ आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब क्या हो रहा है, अभी ये जो हम टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर रहे थे, ये सपोज कह सकते हो 20 सेकेंड्स पे आ रहा था। अब 20 सेकेंड्स बाद हम थर्मोमीटर देखते हैं, टेम्परेचर 0 है, उसके भी 20 सेकेंड्स बाद हम टेम्परेचर देखते हैं, अभी भी 0 है। और इस तरह करते करते हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट हो चुके हो, हीट तो लगातार हो रही है ना नीचे से, बट टेम्परेचर 0 ही है। मतलब कुछ देर तक हम देखते हैं टेम्परेचर 0 ही रहता है और हीट लगातार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हीट देना हमने स्टॉप कर दिया, पर टेम्परेचर हमारा 0 ही मेंटेन है। और धीरे 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 हम क्या देखते हैं कि आइस वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी की पूरी आइस वाटर में चेंज हो गई। चलो हो गई, हीटिंग तो लगातार जारी है, यहाँ से आप लगातार हीट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, यू आर नॉट स्टॉपिंग द हीट। आफ्टर whole of ice converted to water, we noticed that the temperature started increasing again. This was our experiment. ठीक है, this was our experiment। और जैसे जैसे हम हीट करते रहे टेम्परेचर बढ़ता गया, जितना हीट करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान देना दोबारा से, आई एम रिपीटिंग इट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज दिस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन। We have taken ice, आइस है तो भाई टेम्परेचर 0 से कम होना ही होना है उसका, नहीं तो वो आइस रहेगी नहीं। लेट अस सपोज कि उसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम हीट कर रहे हैं। हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में हीट को कहीं भी रिमूव नहीं किया, हम लगातार हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे टेम्परेचर 0 पर पहुंचता है हम देखते हैं भाई इस आइस का कुछ पार्ट मेल्ट होकर वाटर बन चुका है। मतलब at 0 degree centigrade, ice and water are together. Everything should be jotted down in your notebook. Ice and water are together at 0 degree centigrade. Ice and water are together in the beaker. After some more time, say 20 seconds, again we noted the temperature. We found it to be again 0 degree centigrade. इस तरह हर 20-20 सेकंड पे हमने टेम्परेचर नोट करा तो वो 0 डिग्री ही था। मतलब टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो। जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो हम देखते हैं टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस वाले टाइम पर क्या खास बात हुई कि हम हीट करते रहे फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट रहा। तो भाई वो जो हीट कर रहे थे उसकी एनर्जी कहाँ गई? हीट तो हम लगातार कर रहे हैं ना, वी आर कंटिन्यूअसली हीटिंग द सब्सटेंस, देन वेयर इज दैट हीट एनर्जी गोइंग इफ इट इज नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? obviously heat is at this stage, heat is not being used to increase the temperature। ये तो भाई हमें बात समझ आई गई है ना, हमारा टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है तो हीट का यूज टेम्परेचर
बढ़ाने के लिए तो नहीं हुआ, तो भाई हीट कहीं ना कहीं तो गई है ना, लगातार हमने हीट किया है, हीट कहीं ना कहीं तो गई है। और अभी तक हम यही जानते थे कि भाई हम जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा ना, बट नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, अब जरा फाइंड आउट करते हैं ना वो टेम्परेचर बढ़ाने में हीट यूज नहीं हुई तो वो हीट गई कहाँ। तो हमने एक अनयूजुअल फिनोमेना नोट करा कि वो टेम्परेचर उस दौरान नहीं बढ़ा, ड्यूरिंग दैट टाइम द टेम्परेचर वाज नॉट रेज्ड एंड डिड नॉट इंक्रीज व्हेन देयर वाज अ चेंज ऑफ स्टेट। इस समय हमने देखा आइस मेल्ट हो रही थी वाटर में, जब तक पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो गई तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब क्लियर है कि उस वक्त उस ड्यूरेशन में जितनी हमने हीट सप्लाई करी वो हीट कहाँ पर यूज हुई, वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आई, वो हीट स्टेट को चेंज करने में काम आई, सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर में। मतलब the heat was used to change the state of was used to change the state from solid ice to liquid water. So the heat given was not used to increase the temperature but was utilized to change the state of the solid. अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है भाई, हमारी जो हीट एनर्जी है वो किस काम आई है, वो आई है काम स्टेट को चेंज करने के। पर स्टेट को चेंज करने में ऐसे हीट कहाँ पर यूज हो रही है, किस तरीके से यूज हो रही है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब सोचना, हमारी आइस है भाई, आइस है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास है कि दूर दूर है, पास है। और जब हम उसको वाटर में चेंज करते हैं तो वाटर में वो पार्टिकल्स दूर हो चुके होते हैं। अब इस दौरान क्या हो रहा है, हमने जब इस सॉलिड को हीट किया तो वो जो हमारा जो हीट एनर्जी थी वो एनर्जी किस काम आई, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज हुई, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स दूर चले गए क्योंकि इनके बीच की अट्रैक्शन कम हो गई। तो ये दूरी तो चले जाएंगे जब अट्रैक्शन कम होगा, दूर चले गए तो सॉलिड किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया। इस तरह से ये जो हीट एनर्जी थी वो कहाँ पर यूज हुई है, वो यूज हुई है इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करने में, ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। इससे हमने एक चीज कंक्लूड करी, क्या चीज कंक्लूड करी कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, the thermometer does not show. Whenever there is a change of state, the thermometer does not show any increase in temperature, any change in temperature. Thermometer does not show. Thermometer does not show any change in temperature. थर्मोमीटर में टेम्परेचर में चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है थर्मोमीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो किस चीज में यूज अप हो रही है, वो स्टेट को चेंज करने में यूज अप हो रही है, वो पार्टिकल्स को दूर करने में यूज अप हो रही है। हीट कर रहे हो तो पार्टिकल्स को दूर ही किया जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स को दूर ही किया जा रहा है। अब जरा इस पूरे डेटा से हम एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। All things are very very important. Whatever these observations are given to you, you have to make a graph out of this. और ग्राफ कैसे बनेगा, क्या लेंगे हम x एक्सिस पर, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। x एक्सिस पर लेंगे हम प्रोग्रेस ऑफ आवर रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रहा है, जो बीकर के अंदर हो रहा था, क्या हो रहा था, हीटिंग, हीट कर रहे थे ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मतलब एक तरह से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन टाइम दे रहे हैं। और यहाँ क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर। देखो जब हमने रिएक्शन को हीटिंग को स्टार्ट करा टाइम 0 था हमारा, उसका हमने शुरू किया, टेम्परेचर कितना है -4 टेम्परेचर ये -4 का यहाँ पर आएगा
जैसे जैसे टाइम बीत रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरह से, ये बढ़ता गया, कहाँ पहुंच गया, जीरो, ये जीरो पर पहुंच गया, ये जीरो ही तो है ये वाला, ये जीरो पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, टाइम तो बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, टाइम तो बढ़ा पर टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, जीरो ही रहा। और उसके बाद जब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू, ये हमारा कर्व बनेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये मेल्टिंग ऑफ आइस का कर्व बनेगा। और आपने ध्यान दिया कर्व कैसा है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने वाला कर्व ऐसा होता है, बढ़ने वाला कर्व हमेशा इस तरह से बनता है, ठीक है। टेम्परेचर टाइम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, पर भाई एक चीज की गड़बड़ हुई ना इसमें, बीच में ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। स्ट्रेट लाइन का मतलब है देखो टाइम इतना था तो टेम्परेचर इतना था जीरो, टाइम इतना था तो भी टेम्परेचर इतना ही था जीरो, टाइम इतना था तो भी टेम्परेचर जीरो था, टाइम इतना था तो भी टेम्परेचर जीरो था, मतलब कुछ देर के लिए समय बढ़ता गया पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। और आपको अभी यहाँ पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या नोट करा था, जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तब ऐसा होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसका मतलब दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, part BC of the graph is showing you what? It is showing you the change in state because the temperature is not changing here. The temperature is not changing here. So this part of the graph is showing you change in state. And what is this temperature where state has changed? It is 0 degree centigrade. It means at 0 degree centigrade the ice has changed to water, and the temperature at which a solid changes to liquid without showing any change in temperature on the thermometer is called, this is called melting point, and the process is called melting या fusion. Process is melting or fusion, and the temperature at which this melting takes place is called melting point. It is called melting point. अभी मैं आपका ये ग्राफ नहीं करती क्योंकि हम इस ग्राफ की भी मदद नहीं करें। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आइस के साथ में, अब हम वही एक्सपेरिमेंट करते हैं बट आइस की जगह क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। मतलब बीकर में क्या करोगे आप, वाटर लोगे और नीचे से क्या करोगे, हीट करना शुरू करोगे, ठीक है, ये काम कर रहे हो। अब क्या हो रहा है आप जरा देखते हैं, सपोज ये जो हमारा वाटर था ना, ये टैप वाटर है, टैप वाटर है मतलब रूम टेम्परेचर मान लो करीब करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज इसका टेम्परेचर है। अब क्या करा आपने, हीट करना शुरू करा, क्या होगा भाई, टेम्परेचर को बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 30, 35, 40, 50, 60, 70, हीट करते ही जा रहे हैं, 80, 90, 99, 99.9 और ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या देखा, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ हमने देखा कि उस पानी में से भाप निकलनी शुरू हो गई, मतलब वाटर इज गेटिंग evaporated means liquid water is changing to gaseous state, that is water vapor. But amazing thing is that there is no further increase in temperature, थोड़ी देर बाद भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। और ऐसा हमने तब तक नोट किया, ऑब्जर्व किया, जब तक कि पूरा का पूरा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो गया। मतलब जब तक पूरा का पूरा पानी लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि आप लगातार हीट करते जा रहे थे। तो भाई ये जो हीट हम कर रहे थे, ये एनर्जी कहाँ जा रही थी, ऑब्वियसली ये एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने के काम तो आने नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर तो 100 पर फिक्स हुआ है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो वहां पर स्टेशनरी हो गया। तो ये हीट कहाँ जा रही थी, ये हीट यूज हो रही थी यहाँ पर, ये वाली, चेंज state of water from liquid to
मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये वाटर की स्टेट को चेंज करने के काम आ रही थी। अब इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से। चलो यहाँ बनाते हैं। टाइम, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 25 25 ये है सपोज 25। सपोज हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, टेम्परेचर ये है 25, हम हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये हमारा सपोज है 100। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ने वाला ग्राफ ऐसे बनता है और कहाँ पर पहुंच गया, ये 100 पर पहुंच गया है। और उसके बाद हमने क्या देखा, हम इसको हीट करते जा रहे हैं पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो 100 पर फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया, ये देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का ग्राफ कैसा बन जाता है, ग्राफ हो जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया कि नहीं, है टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है टाइम तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और कितने टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और साथ में हम क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई वाटर तो इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट नहीं हो रहा है, बॉईल हो रहा है। इवापोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या करेंगे, बॉईल हो रहा है वाटर, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो जब स्टेट चेंज हो रही है, हमने दोनों ग्राफ में देखा, जब स्टेट चेंज हो रही थी तो टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आइस से वाटर में 0 डिग्री पर कांस्टेंट हो गया, वाटर से वाटर वेपर में 100 डिग्री पर कांस्टेंट हो गया। और 100 डिग्री वो टेम्परेचर था जिसपे वाटर ने बॉईल करना शुरू करा, वाटर की स्टेट चेंज हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट of water and the process is called boiling. The process is called boiling and the temperature is called boiling point. As I told you just now, ये प्रोसेस बॉइलिंग है, ये इवापोरेशन नहीं है। तो भाई इवापोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है, अभी देखते हैं इसको भी। बट बिफोर दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम एक काम करने वाले हैं, दोनों ग्राफ्स को मर्ज करने वाले हैं। क्या करेंगे, कंबाइन कैसे करने वाले हैं, देखो जरा। हमने क्या लिया, हमने ली आइस, ठीक है। आइस को हम क्या कर रहे हैं, आइस को हम हीट कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर -4 डिग्री है, बढ़ते 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 0 हो गया, 0 पर कुछ देर टिका रहा, 0 ही बना रहा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते बढ़ते 99.9 हो गया, फिर 100 हो गया, और फिर 100 पर कुछ देर टिका रहा, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 पर क्या हुआ, यहाँ पर आइस मेल्ट्स, आइस की मेल्टिंग हुई, चेंज ऑफ स्टेट हुई सॉलिड से लिक्विड वाटर में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाटर बॉइल्स, वाटर की चेंज ऑफ स्टेट हुई लिक्विड से गैस में, गैस से स्टेट में हुआ। अब इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। This graph which is being drawn here now tells you about the changes in temperature which take place when ice at -4 degree centigrade is heated till the water form boils। तब तक तो -4 ये टेम्परेचर यहाँ पर ले रहे हैं, ये टेम्परेचर है और यहाँ पर हमने टाइम लिया था -4 यहाँ पर। This is the graph. What is happening here? What is happening here? The graph becomes parallel to temperature to time axis. Becomes parallel to time axis, showing that during this time period the temperature remains 0 degree centigrade, and during this time period the temperature remains 100 degree centigrade। मतलब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वाटर बॉईल कर रहा है, बॉइलिंग, और ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, आइस मेल्ट कर रही है। किस टेम्परेचर पे मेल्ट कर रही है, जिस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री। किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल कर रहा है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 पे कांस्टेंट है 100 डिग्री। सो पोर्शन ऑफ द ग्राफ, portion of the graph BC represents melting of ice and DE represents
represents boiling of water. DE represents boiling of water. Is it very clear? ये समझ गए ना सब लोग? चलो अब आज का एक लास्ट आर्टिकल, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, बट अभी हमें जितनी जरूरत है उतना करते हैं. देखो आप, हमने क्या करा, 2 कंटेनर्स में पानी लिया बराबर बिल्कुल इक्वल है. एक कंटेनर को हमने रख दिया आग के ऊपर और एक कंटेनर को हमने रख दिया नॉर्मली ऐसी ओपन. ठीक है, इसका टेम्परेचर सडनली शूट करने लगा, बढ़ना शुरू हो गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें बॉइलिंग हुई. इसमें इवापोरेशन नहीं हुआ, इसमें बॉइलिंग हुई. जबकि ये जो पानी रखा हुआ है ना, ये धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद आप देखोगे इतना ही रह गया है. कहाँ गया बाकी पानी? बाकी इवापोरेट हो गया. यानी कि ये इवापोरेशन का मतलब वेपोराइज हो गया ना, ये भी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, पर यहाँ पर हीट करने से, काफी टेम्परेचर को बढ़ाने से कन्वर्ट हो रहा है और एकदम से कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ये स्लो प्रोसेस है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बॉइलिंग फास्ट होता है और इवापोरेशन स्लो होता है. बॉइलिंग आपको पता है वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती है, जबकि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आपने बाहर धूप में पानी रखा हो, चाहे वो अंदर ठंडक में पानी रखा हो, कहीं भी रखा हो, इवापोरेशन तो होगा. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, उतना इवापोरेशन तेज होगा, पर होगा सारे टेम्परेचर्स पर होगा. सो बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. क्या बोलते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट. जबकि इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. और सबसे बड़ी एक और खास बात क्या है, बॉइलिंग जो होती है ना, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, इसके अंदर थ्रू आउट बॉइलिंग होती है, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है. जबकि इवापोरेशन में केवल ये वाले पार्टिकल्स जो सरफेस पर होते हैं, जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं, केवल और केवल वही वेपोराइज होता है. यहाँ पर थ्रू आउट द बल्क होता है. सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड, throughout the bulk of the liquid, जबकि ये process takes place from surface, from the surface. These are few points of differences between boiling and evaporation. ठीक है, ये कुछ boiling और evaporation के differences हैं. तो चलो अभी फिर चलते हैं